मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हुआ आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। इनके कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी देंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे। इस कुंडली के माध्यम से कुछ नए नए सूत्रों को बताऊंगा मैं आपको, जिसको जान के आपको कुंडली विश्लेषण करने में बड़ा ही आसानी हो जाएगा। समझिएगा, बड़ा आनंद आएगा। तो पहले एक बार इनके पंचांग की तरफ हम नजर कर लें तो देखिए, इनका जो पाया है वो चांदी का पाया है और इनका गण जो है वो देवगण है। मुख्य बातें ही मैं लिखता हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि पाया रजत पाया है और गण देवगण है। देवगण श्रेष्ठ है, गण से भी बहुत फर्क पड़ता है जातक के व्यक्तित्व के ऊपर। तो देवगण के हैं तो अच्छे, और साथ में चांदी के पाया पे यानी रजत पाया पे इनका जन्म है, यानी कि धन धान्य की भी कमी जीवन में नहीं होगी। अब चले आते सीधा इनके कुंडली के तरफ में। तो आप देखिए कि ये धनु लगन की कुंडली है और इस लग्न के जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कुंडली के पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। राशि इनकी बनती है तुला राशि और तुला राशि के स्वामी बनते हैं कौन? शुक्र। वो कुंडली के आय भाव में स्वराशिगत बैठे हैं। तुला राशि पे शनि की ढैया चल रही है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जातक को सबसे ज्यादा परेशानी कहीं ना कहीं शनि की ढैया और 7.5 में काफी होती है। और शनि की ढैया और 7.5 जातक को परेशानी देने वाला होता है और जातक को परेशान करता है। अब लग्न में ही मंगल देव बैठे हैं और मंगल इस कुंडली में पंचम पति और कुंडली के 12वें भाव के स्वामियों के कहा कुंडली के लग्न में जाके बैठे हुए हैं। अब पंचमेश को द्वादश का दोष नहीं लगता है, यानी कि पंचम पति को 12वें भाव का द्वादश भाव का दोष नहीं होता है। तो पंचम भाव के मालिक जाके लग्न में मंगल बैठे हैं। कैसे? तो अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अग्नि तत्व के राशि में ही जाके बैठे हैं। तो जातक थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल भी अग्नि तत्व है और ये धनु लग्न जो है ये भी अग्नि तत्व का लग्न है। तो जातक कहीं ना कहीं गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा। और चूंकि मंगल पराक्रम है तो जातक पराक्रमी तो होगा, लेकिन धैर्यहीन होगा, सभी कामों में जल्दबाजी मचाने वाला होगा और सोचेगा कि हर काम मेरा जल्दी हो जाए। ये जातक के गुण स्वरूप में होगा। क्रोधी होगा ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब ज्ञान के स्वामी का लग्न में जाके बनना, यानी कि ज्ञानेश का लग्न में जाके बैठना अत्यंत श्रेष्ठ, जातक ज्ञानवान होगा। अब लग्न के स्वामी का जाकर कुंडली के पराक्रम भाव में बैठना, यानी कि जातक का जो व्यक्तित्व है, लग्न किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, तो व्यक्तित्व जाके कहां बैठ गया? तो पराक्रम में, यानी कि जातक का व्यक्तित्व उसके पराक्रम में है। तो ऐसे जातक को जीवन में लगातार ही पराक्रम करना चाहिए। ये तीसरा भाव थोड़ा दौड़ भाग का घर है, थोड़ा मेहनत के बाद फल देने का घर है। तो ऐसा जातक जो है वो थोड़ा मेहनत करे यदि तो उसको फल अच्छा मिलता है। तो यहां पे जातक को थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठ गए। धन का स्वामी जब भी कुंडली के 12वें भाव में जाए, संचित धन का भाव है, तो जातक का धन संचित नहीं होता है। जातक धन कमाएगा लेकिन संचित नहीं होगा। हालांकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वापस धन भाव पे पड़ती है, ये अच्छा है, ये श्रेष्ठ है। वहीं पे चौथे भाव में यहां राहु देव बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो चौथे भाव में जब राहु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह तो देते ही देते हैं। परिवार में थोड़ी बहुत समस्या तो चलती ही चलती है, तो ये थोड़ा बहुत पारिवारिक समस्या को देंगे। अब इस कुंडली में सप्तम भाव और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो कुंडली के भाग्य भाव में जाके बैठे हैं। यानी कि जातक का जो पार्टनरशिप का जो घर है, तो जातक को जो दाम्पत्य का भाव है उसके स्वामी बुध जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बुध और सूर्य एक साथ बुधादित्य योग बना के बैठे हैं। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है, जातक को इसका भी लाभ मिलेगा और जातक बुद्धिमान और ज्ञानवान होगा। क्योंकि केंद्र और त्रिकोण में बनने वाले बुधादित्य योग जो है वो ज्यादा फलदायी होता है, तो इनका लाभ इनको मिलेगा और इनकी शिक्षा इत्यादि अच्छी हुई और ये अच्छे पोस्ट पे भी नौकरी भी करते हैं।
अब यहां पे देखा जाए तो कुंडली के 10वें भाव में जब भी केतु देवता बैठते हैं तो जातक के कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं अस्थिरता बना के रखते हैं और जातक को कई बार कर्म क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। जातक के कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव चलता है, तो इसीलिए 10वें में जब भी केतु बैठे तो थोड़ा बहुत आपको सतर्क होना चाहिए। और यहां पे 10वें भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त है, तो यहां पे जब 10वें में केतु बैठे तो जातक को सूर्य का उपाय करना चाहिए। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अब यहां आय भाव के स्वामी का आय भाव में बैठना, यानी शुक्र का, जो इस कुंडली में शुक्र बहुत कारक तो होते नहीं है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का लगन है और दैत्य गुरु शुक्लाचार्य का इस लगन में कोई विशेष महत्व नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी कोई ग्रह का, मैंने आपको हमेशा बताया कि ग्रह का प्लेसमेंट बताता है कि वो कैसा फल देगा, उसका बैठने की स्थिति बताती है। तो शुक्र यहाँ 84 राशिगत बैठे हैं मालव्य महापुरुष योग बना करके, तो निस्संदेह जातक को इसका लाभ मिलेगा। तो आय भाव का स्वामी का आय भाव में बैठना ये जातक को महाधनी योग का निर्माण करता है और जातक के पास धन आते रहेगा। ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। अब शनि देव का कुंडली के धन भाव पे, कुंडली के 12वें भाव, क्षमा कीजिए 6ठे भाव पे और 6, 7, 7, 8, 9, 10 और सूर्य पे दृष्टि का पड़ना ये परेशानी का कारण बनेगा। मैंने आपको बताया कि जब भी शनि देव की दृष्टि सूर्य पे पड़ेगी तो जातक अपने कर्म क्षेत्र में राजनीति का षड्यंत्र का शिकार होगा और उसके पीठ के पीछे राजनीति चलती रहेगी और उसको कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ेगा। सूर्य चूंकि बॉस के कारक है कुंडली में, तो ऐसे जातक का बॉस से भी मतभेद रहेगा और जातक का जहां पे वर्क क्षेत्र है वहां पे अपने बॉस से तालमेल में दिक्कत आएगी। जब भी सूर्य की दृष्टि, जब भी शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ेगी तो जातक को नस के संबंधित समस्या होगी, जातक को न्यूरो प्रॉब्लम होने की समस्या रहेगी और साथ में बुध पे पड़ेगा तो जातक को चर्म रोग की भी समस्या होगी। ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। जब भी चंद्रमा शुक्र के साथ बैठे तो चंद्रमा मन और शुक्र भोग, तो जातक हमेशा, जातक का जो मन है वो भोग में लिप्त रहता है। ऐसा जातक जिंदगी में भोग विलास के बारे में सोचता रहता है, चाहे वो किसी प्रकार का भोग क्यों ना हो। तो कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ कुछ चीजें खराब इस कुंडली में दिखाई दे रही है। ये 10वें भाव में बैठा हुआ केतु जो है जातक के कर्म क्षेत्र में परेशानी निस्संदेह लाएगा और ला रहा है। अब एक और बात है कि जातक धनु लग्न का है। जब भी जातक का लग्न बृहस्पति से प्रभावित हो या राशि यदि बृहस्पति से प्रभावित हो, जातक ऐसा जो है वो मुंहफट प्रवृत्ति का होता है, सच बोलता है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता है और मुंह पे बोलता है। और यही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आज की डेट में यदि आप किसी खराब व्यक्ति को खराब बोले तो आप सबसे बड़े आप खराब हो जाते हैं। तो ऐसा जातक मुंहफट होता है, इसके जुबान पे लगाम होता नहीं है और लग्न में मंगल बैठे जातक को धैर्यहीन बना देंगे और क्रोधी प्रवृत्ति के बना देंगे, तो जातक का कहीं ना कहीं समस्या आ जाएगी। तो ये जो है अपने बॉस के साथ काफी दिन से इनके तालमेल में दिक्कत आ रही थी और इनके बॉस ने कहा कि 2 महीने का इनको एडवांस पेमेंट करके और इनको कह दो कि इनको आने की जरूरत नहीं है। यानी अच्छी खासी नौकरी 70-80 हजार रुपए की पर मंथ जो नौकरी कर रहे थे वो देखते देख के तिनकों के जैसा बिखर गया और ये 1 अक्टूबर से घर पे बैठ चुके हैं। तो आप इसमें बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि जब भी शनिदेव की दृष्टि सूर्य पे होगी तो जातक समस्याओं का शिकार होगा, चाहे सूर्य अपनी राशि में ही क्यों न बैठे हों। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब वहीं पे क्या है कि इनका आय भाव जो है वो एक तरफ शनि एक तरफ केतु बैठे हैं, तो इनका आय भाव और शुक्र दोनों ही पाप कर्तरी दोष में आ गए हैं, जो आय की में निरंतर उतार चढ़ाव को दिखा रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि चंद्रमा का पक्ष बली होते हैं, 15 दिन बढ़ना और 15 दिन घटना, ये चंद्रमा का नैसर्गिक गुण है। तो चंद्रमा जिस भाव में बैठेंगे उस भाव में उतार चढ़ाव लेके आएंगे। तो आय भाव में बैठे हैं तो आय में उतार चढ़ाव अप एंड डाउन चलते रहेगा जातक को। अब एक बार देख लेते हैं नवांश कुंडली को। तो नवांश कुंडली भी जो है वो धनु लग्न की है, यानी वर्गोत्तमी नवमांश है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, यानी जातक को लाख समस्या आएगी फिर भी जातक कहीं ना कहीं जीवन में अपने सारे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तो यहां भी देखिए कि शनि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और यहां सूर्य जो है यहां जाकर के और नीच के हो गए हैं और इनको वर्तमान समय में जो है उस शनि देव की महादशा 5 फरवरी 2011 से लेकर के और 5 फरवरी 2030 तक चलेगी।
और उस शनि में सूर्य का अंतर इनको 26 जनवरी 2021 से लेकर के और 8 जनवरी 2022 तक चलेगी। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इन दशाओं में शनि की दृष्टि चूंकि सूर्य पे है तो जातक की नौकरी बॉस से अनबन हुआ और नौकरी जातक की चली गई। तो आइए, तो यहां देखिए सूर्य नीच के हो गए, शनि के साथ हो गए, शनि वहां उच्च के हो गए, नीच भंग तो हो गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समस्या तो आएगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि सूर्य और शनि का संबंध जब भी रहेगा तो जातक के पिता के साथ भी मतभेद होंगे और ये भी कहीं ना कहीं इनको सामना करना पड़ रहा है। तो यहां देख सकते हैं सूर्य शनि की युति है। अब वहीं यहाँ पे मंगल देव जो है वो भी जाकर के शनि के साथ बैठ गए हैं और इस कुंडली के एक और कारक ग्रह जो है कौन, बृहस्पति, वो जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठ गए हैं। यानी नवांश कुंडली में ग्रहों की स्थितियां बहुत अनुकूल हमको दिखाई नहीं दे रही है। और चतुर्थ भाव में ही यहां भी चौथे भाव में और यहां भी चौथे भाव में राहु देव बैठे हैं, जो पारिवारिक कलह को दिखाते हैं, परिवार में मतभेद को दिखाते हैं। ठीक है, सप्तम भाव का स्वामी जाए कुंडली के भाग्य भाव में बैठा है, यानी जातक का भाग्य विवाह उपरांत उन्नत होगा। विवाह के बाद ही जातक का भाग्य जो है वो साथ देगा, भाग्य की उन्नति होगी, उनके साथ हुआ है। लेकिन फिर भी जो दशा है शनि की दशा चल रही है और इस कुंडली में शनि देव को कारक नहीं माना गया है, वो द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी होकर कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठ गए, ये बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि 12वें भाव में शनि को कारक मानते हैं, लेकिन फिर भी ये समस्या देने वाले हैं, क्योंकि इस कुंडली में ये कारक नहीं बल्कि मारक ग्रह है। तो मुख्य मुद्दा इस कुंडली का यही है कि इस कुंडली में कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र को लेकर परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। और जातक का प्रश्न यही है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, क्या मुझे दूसरी नौकरी की प्राप्ति होगी? तो मैं आपको बता दूं कि 8 जनवरी 2022 तक तो समस्याओं का सामना इनको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक शनि में सूर्य की दशा है तब तक जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जब शनि में चंद्रमा की दशा आएगी तो चंद्रमा यहां आय भाव में जाके बैठे हैं, ठीक है, पाप कर्तरी दोष में नीचा रही होकर बैठे, लेकिन लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ की संभावनाओं को बनाएंगे चंद्रमा। और जातक को शनि से चंद्रमा के अंतर में परेशान जो है वो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन परेशानी मानसिक कहीं ना कहीं बनी रहेगी, कहीं ना कहीं समस्या, क्योंकि चंद्रमा, क्योंकि अभी भी तुला राशि पे जो है वो शनि की ढैया अप्रैल 2022 तक चलेगा। और शनि और चंद्रमा का द्विद्वादश क्या है, कि दूसरे 12वें का संबंध है, तो परेशानी जातक को निरंतर कहीं ना कहीं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और जातक परेशान रहेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए वो हमको जान लेना चाहिए। तो ऐसे में शनि की महादशा से बचने के लिए और शनि की ढैया से बचने के लिए, देखिए शनि की महादशा भी चल रही है और शनि की ढैया भी चल रही है, यानी शनि पूर्ण रूप से प्रभावित कुंडली पे हो रहे हैं। तो मंगल की आराधना, पंचम पति, इनके इष्ट देवता मंगल जो है वो बन रहे हैं। तो मंगल के अधिष्ठाता देवता जो हनुमान जी महाराज हैं, तो हनुमान जी के शरणागत इनको हो जाना चाहिए। 3 पाठ या 7 पाठ कम से कम डेली हनुमान चालीसा का करना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे यदि शनिवार को दीपक जलाएं, मैंने अपने पहले भी एक वीडियो बना के आप डाल रखा है कि यदि कार्य क्षेत्र पे यदि तालमेल में असुविधा आ रही है तो पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप दीपक जलाते हैं संध्या काल में सरसों तेल का, तो कर्म क्षेत्र में आ रही समस्याओं का समाधान आपके हो जाएगा। तो यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दीपक जलाएं और हनुमान जी की आराधना करें, इसी से इनको लाभ हो जाएगा। साथ ही साथ इस कुंडली में जो सूर्य हैं उनको बल देने की आवश्यकता है, यानी इनको एक कम से कम 7 रत्ती का कम से कम एक माणिक्य जो है वो बना करके और अपने अनामिका उंगली में तांबे में या सोने में जैसे इनकी इच्छा हो पहन सकते हैं, तो इससे इनको लाभ होगा। सूर्य की आराधना, सूर्य भगवान को डेली जल प्रदान करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए और साथ ही सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए और प्रातः काल सूर्य को जल देना चाहिए, इससे इनको काफी फायदा होगा। हनुमान जी की आराधना करें और सूर्य की आराधना करें, इससे इतने करने से ही इनको फायदा हो जाएगा। और डेली हो सके तो जिस ग्रह की महादशा चलती है वो ग्रह संपूर्ण अपने बलाबल में होता है, तो संध्या काल में पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके और अपने बाएं हाथ पे सरसों के तेल का दीपक जला लें, या नहीं भी जलाएं तो कोई बात नहीं, पश्चिम दिशा के मुंह करके और शनि चालीसा का पाठ करें और शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें, उससे भी इनको फायदा होगा। तो ये छोटे छोटे उपायों को ही करके
और अपनी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो आप भी इस कुंडली का अध्ययन कीजिए और देखिए मुझसे कोई छूट गया है तो आप भी बताइए कमेंट में। तो यकीन है कि ये आज का कुंडली विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी बातें पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।